हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ आप ही की खूबसूरती से। आपको, आप जो कहते हो ना कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं इतना खूबसूरत हूँ, वास्तविक खूबसूरत आपको आज दिखाते हैं। टॉपिक 11th की बायोलॉजी है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस थोड़े से नाम आपको अजीब अजीब लगते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। हमारे जो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था, तो लगभग तीसरा या चौथा टॉपिक अपना यही था जो मैंने करवा दिया है। आप वहां पर जाकर इस टॉपिक को, सॉरी भाई, देख सकते हो। अगला है कंकाल तंत्र। अब कंकाल तंत्र या इसे स्केलेटन बोलते हैं। स्केलेटन देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो गूगल कर लेना। वैसे कल मैंने आपको दिखाया भी था गूगल करके, वो इसमें से इसे फोटो ओपन नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर हमारे अंदर कंकाल तंत्र एक हड्डियों का ढांचा होता है, हमारे शरीर की एक आकृति प्रदान करता है, हमें यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। यानी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे अंदर भी कंकाल तंत्र है। कभी देखना आप, ठीक है, गूगल करके देखना, आपको पता लग जाएगा वास्तव में कंकाल तंत्र होता क्या, और सभी में वैसा ही होता है। चलिए करते हैं शुरू। कंकाल तंत्र में अस्थियों का एक ढांचा होता है। क्या? अस्थियों यानी कि हड्डियों का, और उपास्थियां होती हैं। अस्थियां और उपास्थियां होती हैं। शरीर की गति में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कल्पना कीजिए जब बिना जबड़े के भोजन चरण करना पड़े और बिना पाद अस्थियों के टहलना हो। यानी कि आप कल्पना करके देखो कि आपके दांत जबड़े न हो, फिर भी आपको भोजन चबाना पड़े, चबा लोगे? नहीं, है ना। दूसरा, अगर आपके शरीर में हड्डियां न हो और आपको चलना पड़े, तो वो बागड़ी में कहते हैं ना कि एक बस आप फिर मांस को गोड़ो बन के रह जाएगा, बस रुड़ता फिर भोगना, है ना, वो चीज हो जाएगी। अस्थि और उपस्थि विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक हैं। लो भाई, अस्थि भी क्या है? संयोजी उत्तक है, और उपास्थि भी क्या है? संयोजी उत्तक है। मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति से अस्थियां कठोर होती हैं। अब अस्थियों में क्या होता है? लवण पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? ये कठोर होती हैं, जबकि कोंड्रोइटिन लवण उपास्थियों मैट्रिक्स को अन्य बनाते हैं। यानी कि ये कठोर नहीं होती उपास्थियां, वो थोड़ी सी कोमल होती हैं। मनुष्य में यह तंत्र 206 अस्थियों। लो भाई, मनुष्य में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? पहला क्वेश्चन, 206 अस्थियां होती हैं, और कुछ उपास्थियों का बना होता है, जो मुख्य दो समूहों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अक्षीय कंकाल, दूसरा उपांगीय कंकाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां होती हैं। लो भाई, पहले हम अक्षीय कंकाल की चर्चा कर लेते हैं। अक्षीय कंकाल, कितनी अस्थियां होती हैं अक्षीय कंकाल में? सर अभी आपने बताया है 80 अस्थियां होती हैं, जो शरीर के मुख्य अक्ष पर वितरित होती हैं। कहां पर? मुख्य अक्ष पर। अब कुछ नाम है, करोटी, मेरुदंड, उरोस्थि और पंसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती हैं। लो भी कुछ भाग बताए हैं, कौन कौन सी? करोटी, एक बार अब इसको नोट करते चलो, आगे समझा दूंगा सारा। मेरुदंड, उसके बाद में उरोस्थि और पंसलियां अक्षीय कंकाल का गठन करती है। ठीक है। दूसरा है, करोटी का डायग्राम दिखाऊंगा आपको। करोटी अस्थियों के दो समुच्चय, कपालीय, ये सारी उसने बातें बताई हैं। तो पहले अपने करोटी को देख लेते हैं। लो भी आपको करोटी दिखा देते हैं। ये इतना इतना सिस्टम, यहां से लेकर पूरा करोटी है, यानी कि सिर वाला भाग, खोपड़ी, आंखें, ये सारी चीजें, इसे करोटी बोलते हैं। अब आपको अस्थियों को ध्यान से देखना है कि कहां कहां कौन कौन सी अस्थि है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एक एक कलर से मैं बनाने का प्रयास करूंगा। ये वाली, ये तो सिर के ऊपर परत होती है। ये वाली जो अस्थि आपको दिखाई दे रही है, एक एक अलग अलग कलर से बनाऊंगा।
इसका नाम होता है फ्रंटल अस्थि। कौन सी अस्थि? फ्रंटल अस्थि। नेत्र के ऊपर वाला ये वाला भाग फ्रंट में होता है ना, आगे की तरफ, इसलिए फ्रंटल अस्थि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है स्फिनोइड अस्थि। ये कहां पर है? ये जो आपको सफेद वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये कौन सी है? स्फिनोइड अस्थि। ठीक है। अगली है ये नाक के थोड़ा सा आगे की तरफ देखो, ये वाली है एम एथमोइड अस्थि। कौन सी अस्थि? एथमोइड अस्थि। ये नाक के आगे छोटी सी लगी हुई है, इसे बोला जाता है लैक्रिमल अस्थि। नाक के आगे लगी हुई है ये वाली अस्थि। एक एक कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ये वाली अस्थि आगे की तरफ नेथोल अस्थि, यानी कि नाक से नेथोल, इस तरह से आपको याद हो सकती है। इसके बाद में जाइगोमेटिक अस्थि। ये कौन सी है? तो ये नाक के थोड़ा सा नीचे वाले देखो, यहां पर ये वाला भाग, जाइगोमेटिक अस्थि। उसके बाद में आगे वाला भाग देखो, तो ये जो दांत के ऊपर वाला आगे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सिस्टम, ये है आपकी मैग्जिला अस्थि। कौन सी? मैग्जिला अस्थि। देखो ये याद रखने पड़ेंगे, एक दो बार डायग्राम बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो ठोडी से नीचे की तरफ मेडिबल अस्थि। मेडिबल अस्थि। इसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो, अंगुलीनुमा संरचना बना रखी है इसने इस टाइप से, ये आपकी हॉइड। कौन सी? हॉइड अस्थि। इधर वाली कंप्लीट। अब थोड़ा इधर आते हैं। अब ये फ्रंटल के थोड़ा पीछे देखो, बड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, इसको बोलते हैं पैराइटल अस्थि। कौन सी? पैराइटल अस्थि। उसके बाद में ये थोड़ा सा देखो, आपको आपके पीछे की आपको तरफ दिखाई दे रही होगी, टेपोरल अस्थि। कौन सी अस्थि? टेपोरल अस्थि। अगली अस्थि पे चलते हैं। ये वाली देखो आप, पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि इस साइड वाली थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी। इसको फील ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये है ऑक्सीपिटल अस्थि। कौन सी अस्थि? ऑक्सीपिटल अस्थि। और इसके बाद में ये ऑक्सीपिटल के आगे ये लगा हुआ आपका ये बड़ा भाग, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोडाइल। ऑक्सीपिटल कोडाइल, ये आपकी अस्थियां हो गई। तो अब आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। करोट्टी में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं? किसमें? करोट्टी में। लिख लेते हैं, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो इधर मैं साइड में लिख देता हूं, आप भी लिख लो। पहली है फ्रंटल। फ्रंटल के बाद में कौन सी है? स्फिनोइड। अब देखो लिखने से चीजें याद होती हैं ये। तीसरा है एथमोइड अस्थि। चौथी है लैक्रिमल। नेथोल। फिर जाइगोमेटिक मैग्जिला। जाइगोमेटिक मैग्जिला। फिर मेडिबल हॉइड। मेडिबल हॉइड। ऑक्सीपिटल। टेपोरल। पैराइटल।
और हाँ, लगभग इतनी अस्थियां हैं ये। ठीक है, तो अब अपने उरस्थी का डायग्राम आपने सभी ने देख लिया, कितना सुंदर लग रहा है ना, इस तरह से। कैसे, कितनी प्यारी स्माइल है इसकी, सबसे प्यारी ये स्माइल होती है। ये दांत होते हैं भाई, ठीक है, इनेमल के बने होते हैं। मनुष्य का सबसे कठोरतम भाग होता है ये आपको पता है। चलिए, ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको रोटी का चित्र देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र मैंने आपको दिखा दिया। अस्थियों के दो समुच्चय यानी कि कपालीय और आननी से बना होता है, जिसका योग 22 होता है। कपालीय अस्थियों की संख्या 8 होती है। कपालीय अस्थियों की संख्या यानी कि सिर वाली कपालीय अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक बाह्य आवरण बनाती है। कपालीय अस्थियां क्या करती हैं? मस्तिष्क इतना कोमल होता है, हमारा ब्रेन इतना कोमल होता है कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। तो इसको बचाए रखने के लिए एक कवच का काम करती है, रक्षक कवच का काम करती है, इसलिए ये बहुत ही कठोर होती है। कौन? कपालीय अस्थियां कपाल को बनाती हैं। अन्य भाग में 14 कंकाली अवयव होते हैं जो करोट्टी के सामने का भाग बनाते हैं, करोट्टी के सामने यानी कि फ्रंटल एरिया बनाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? आगे आननी भाग में 14, कपालीय भाग में 8। तो पूछ सकता है कि दो भाग होती हैं, कपालीय कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? कपालीय भाग में तो आप कहोगे 8, आननी यानी कि आगे वाले भाग में होती हैं 14। तो टोटल करोट्टी में कितनी अस्थियां होती हैं? टोटल करोट्टी में होती हैं 22। कितनी? 22। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, डायग्राम आपको दिखा दिया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ, भाग बनाते हैं। इसके बाद में एक यू आकार की एकल अस्थि हॉइडेड मुख्य गुहा के नीचे स्थित होती है। यानी कि हॉइड अस्थि कहां पर होती है? ये देखो, मुख गुहा के नीचे, यहां पर मुख गुहा जा रही होती है, इसने बता दिया। यह भी कपाल में ही सम्मिलित होती है। यह भी कहां पर सम्मिलित होती है? कपाल में ही सम्मिलित होती है। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं। हमारे कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपिज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाओ इस बात को कि मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 3 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेपिज। यहां पर मैं आपको एक और छोटी बात बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या कहोगे? स्टेपिज। क्या कहोगे? स्टेपिज। फिर एग्जामिनर तेज हो गया, अब हमसे भी ज्यादा। एग्जामिनर कहता है ये तो बच्चों को पता है। अब वो पूछता है मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप कह दोगे इंकस। क्या कह दोगे? कहीं कहीं इनकस भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं कहीं इंकस भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो वो आपको उलझना नहीं है कि सर इनकस होता है, इनकस होता है। इंकस इंकस आप कुछ भी बोल सकते हो, याद रखना है। इसे सामूहिक रूप से कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। कपाल भाग में कशेरुक दंड के अग्र भाग के साथ 2 अनुकपाल अस्थियां की सहायता से संधि योजन करता है। द्विकंधी करोटिया डाइग्लोसिस्ट स्कल। ये था हमारा उरुस्थि वाला भाग। अब अगला भाग पढ़ते हैं हम, कशेरुक दंड। कौन सा दंड? कशेरुक दंड, यानी कि एक प्रकार से आप रीढ़ की हड्डी की आप बात कर सकते हो कि हम अब रीढ़ की हड्डी को पढ़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, आप भी कर लीजिए। चलिए, कशेरुक दंड मैं आपको दिखा देता हूं, यानी कि हमारी रीढ़ वाली हड्डी। ये रीढ़ वाली हड्डी है। अब देखो, कई बच्चों को अगर पूछा जाता है ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है या सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होती है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब अपनी रीढ़ की हड्डी में आप इस तरह से देखोगे तो आपको डॉट डॉट से दिखाई देंगे इस तरह से। तो ये वाले वो डॉट यही है।
इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख सकते हो, इस तरह से ही तो होती है। इसे बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। क्या बोलते हैं? ये डॉट से हैं, इसको बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। इसके बाद में यहां पर आप थोड़ा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ये देखो ग्रीवा कशेरुक, यहां पर जो बीच में जगह बनी हुई है ये वाली, इसको बोला जाता है अंतर कशेरुकी पट्ट। क्या बोला जाता है? अंतर कशेरुकी पट्ट। और ये नीचे वाला जो भाग है इसको बोला जाता है क्रमिक यात्रिक अनुत्रिक, सैक्रम, और इसको बोला जाता है सैक्रम या अनुत्रिक बोला जाता है। और इसको बोला जाता है वक्षीय कशेरुक, जो आगे की तरफ इस तरह से फैला हुआ है, और इसको बोला जाता है कटिलंबर कशेरुक। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब इसमें ये क्या बोल रहा है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपको याद रखना है, हमारा कशेरुक दंड क्रम में व्यवस्थित पृष्ठ भाग में स्थित होता है। तो कशेरुक कौन से भाग में होता है? पृष्ठ का मतलब पीछे स्थित 26 इकाइयों का बना होता है। तो कितनी इकाइयां होती हैं? 26, जिनमें कशेरुक कहते हैं। यह कपाल के मुख्य आधार से निकलता है और धड़ का भाग मुख्य ढांचा तैयार करता है। ये क्या कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से होता है। ये मान लीजिए हमारी कपाल है, तो कपाल के इस तरीके से ये जुड़ा रहता है, ठीक है। कपाल के आधार से निकलता है और धड़ का भाग तैयार, धड़ हमारी जो यहां से लेकर यहां वाला जो पूरा ये इलाका है वो कशेरुक दंड द्वारा तैयार किया जाता है। प्रत्येक कशेरुक के बीच का भाग खोखला होता है जिसमें होकर मेरु रज्जु गुजरती है। लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट बात, जिसे आप स्पाइनल कोड बोलते हो। क्या बोलते हो? स्पाइनल कोड। तो ये मेरु रज्जु ही हमारा जो मेरुदंड है, इसके बीच में खोखला भाग होता है, यानी कि यहां से इसके बीच में खोखला भाग होता है, तो इसमें से ही आपका मेरु रज्जु गुजरता है। प्रथम कशेरुक एटलस है और यह अनुकपाल अस्थियों के साथ संयोजन करता है। कशेरुक दंड कपाल की ओर से प्रारंभ करने पर ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5 और त्रिक्समैक्टी 1 संयोजित होकर एक अनुत्रिक संयोजक कशेरुक में विभेदित होता है। तो ये कह रहा है कि ग्रीवा कितनी होती है? 7 होती है, वक्षीय भाग में 12 होते हैं, कटी भाग में 5, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और एक 25 और एक 26। कौन कौन से? ग्रीवा 7, वक्षीय 12, कटी 5, त्रिक सैक्रमी 1 और अनुत्रिक 1 होता है। ग्रीवा कशेरुक की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में 7 होती है। ग्रीवा की सभी स्तनधारियों में लगभग 7 होती है, ये आपको याद रखना है। कशेरुक दंड मेरु रज्जु की रक्षा करता है। कशेरुक दंड किसकी रक्षा करता है? मेरु रज्जु की। मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है? कपाल करता है। मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? तो कशेरुक दंड करता है। सिर का आधार बनाते हैं और पंसलियों तथा पीठ की पेशियों को संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्थी वक्षीय की मध्य रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि होती है, ठीक है। अगला है पसलियां। अब ये पसलियां देख लो, ये तो आपने सभी ने देखी है। आगे हमारे ये चेस्ट की तरफ होती है ना, डायफ्राम, वो सारी बातें आपने देखी हैं। पसलियों का, या इसे पसलियां तथा इसे पिंजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंजर। पिंजरे के समान दिखाई दे रहा है इसलिए इसे पिंजर बोलते हैं। कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं, आपको ये सारी बातें पता हैं क्योंकि आपने मेरे से ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, पसलियों को मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो आपकी पसलियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 पसलियों को बोला जाता है वास्तविक पसलियां। 8, 9, 10 को बोला जाता है कूट पसलियां, याद रखना है। और 11 और 12 को बोला जाता है प्लावी पसलियां। 1 से 7 तक वास्तविक पसलियां, 8, 9, 10 को कूट पसलियां, 11, 12 को प्लावी पसलियां। ये है आपकी उरोस्थी, बता दिया। ये होगी पसली, ये हो गया आपका कशेरुक दंड, ठीक है। ये वाला भाग ध्यान से देखोगे तो ये वाला भाग है आपका कशेरुक दंड पीछे की ओर, ये उरोस्थी हो गई और ये पसलियां हो गई। अब आपको चीजें थोड़ा थोड़ा क्लियर होगी। मैंने आपको मस्तिष्क के बारे कपाल के बारे में बता दिया, चेहरे के बारे में बता दिया, पसलियों के बारे में बता दिया, और रीढ़ की हड्डी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं। पसलियों में
पसलियों की 12 जोड़ियां होती हैं। प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठभाग में कशेरुकदंड और आधार भाग में उरुस्थि के साथ जुड़ी रहती है। पृष्ठभाग में कशेरुकदंड के साथ और अधर भाग में उरुस्थि के साथ ये जुड़ी रहती है। इसके पृष्ठ सिरे पर 2 संयोजन होते रहते हैं जिसमें कारण द्विशिरिस्थ भी कहते हैं। प्रथम 7 जोड़ी पसलियों को वास्तविक पसलियां कहते हैं। पृष्ठ से वक्षीय कशेरुकों और अधरीय मांस में उरुस्थि से कचाब उपस्थित की सहायता से जुड़ी होती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं को पसलियों को उरुस्थि के साथ नीचे संयोजित नहीं होती बल्कि कचाब उपउरुस्थि के संयोजन से 7वीं पसली से जुड़ी रहती है, इसलिए इसे वर्टिकोडाइल कूट पसलियां भी कहते हैं। पसलियों की अंतिम 2 जोड़ियां यानी कि 11वीं और 12वीं अधर में जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इसे पलावी पसलियां कहते हैं। वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरुस्थि मिलकर पसली पंजर की संरचना करती है, यानी कि वक्षीय कशेरुक पसलियां और उरुस्थियां मिलकर पसली पंजर का निर्माण करती हैं। लो भाई, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अपने हाथ की। किसकी? हाथ की बात कर लेते हैं। फिर हाथ के बाद में अपने, चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। कर लें कंप्लीट? चलो कर लेते हैं। अपने हाथ को देखो, अपने हाथ को नहीं, इस हाथ को देखो, ठीक है। चलो मैं पानी पी लेता हूं, फिर अपने इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल अपनी नई वाली क्लास में। ये देखो, ये है आपका हाथ, इधर वाला मान लो, पूरा का पूरा। स्केपुल ह्यूमेरस, इस हड्डी को बोला जाता है ह्यूमरस, यानी कि इस वाली हड्डी को, यहां से यहां तक को बोला जाता है ह्यूमरस। इसको बोला जाता है रेडियस अल्ला। इसको, इस जोड़ यहां पर ये वाला है, इसको बोला जाता है कार्पल्स। फिर इस वाले भाग को बोला जाता है मेटाकार्पल्स, यानी कि ये उंगलियों वाला, और नीचे वाला थैलेजन्स। ये वाला भाग थैलेजन्स, ये मेटाकार्पल्स, और ये वाला भाग, सॉरी, ये हो गया आपका कार्पल्स। उसके बाद में ये वाला मेटाकार्पल्स और ये थैलेजन्स, ये रेडियस या अल्ला, ये वाला, और ये हुमरस। बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए फटाफट इसको भी पढ़ लेते हैं। पादों या पैरों की हाथों और पैरों को पाद बोला जाता है भाई। पादों की अस्थियां अपनी मेखला के साथ उपांगीय कंकाल बनाती है। प्रत्येक पाद में 30 अस्थियां पाई जाती हैं। अग्रपाद यानी कि हाथों को अग्रपाद बोला जाता है। अग्रपाद भुजा की अस्थियां हुमरस, रेडियस और अल्ना, कार्पस, कलाई की अस्थियां संख्या होती है 8। कलाई की अस्थियों में कितनी संख्या होती है? 8। अब इसने बोला है कि अग्रपाद में हुमरस होती है, हुमेरस बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, अल्ना बोला जाता है, कार्पल्स बोला जाता है। कार्पल्स यानी कि कलाई की अस्थियां जिसकी संख्या में होती हैं 8। मेटाकार्पल्स हथेली की अस्थियां जिसकी संख्या होती है 5। तो कलाई में कितनी होती है? 8 अस्थियां। हथेली में कितनी होती है? 5। जिस प्रकार हथेली में 5 उंगलियां, उसी प्रकार हथेली में 5 अस्थियां। थैलेजन्स उंगलियों की अस्थियां, थैलेजन्स फिंगर, थैलेजन्स 14 अस्थियां होती हैं। फीमर, ठीक है, फीमर पर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, ये इसने हाथों के बारे में बता दिया। अब अपने थोड़ा पैर पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसने बोला कि डायग्राम 20.10 देखिए आप, तो 20.10 भी देख लेते हैं, ये वाला। अब अपने बात कर रही है पैर की। तो पैर का ये वाला जहां पर जोड़ होता है, ये वाला भाग, इसको बोला जाता है श्रोणी अस्थि। ये वाला भाग जुड़ा रहता है, इसे बोला जाता है सैक्रम, जो हम पीछे बढ़ गए हैं। इसको बोला जाता है इलियम, इसको बोला फ्यूबिस, इस्चियम। ये आपको नाम याद है, ये वाला जरूर याद है। ये है जांग की हड्डी जिसे बोला जाता है फीमर। ये जो आप बोलते हैं ना ढक्कनी, गोड्डा, ये वही है, पटेला। फिर पैर वाली हड्डी जिसे आप क्या बोलते हो? पैर वाली हड्डी को आप क्या बोलते हो? ये वाली, इसको बोला जाता है टीबिया, इसको साथ वाली को बोला जाता है फिबुला। टार्सल, मेटाटार्सल, थैलेजन्स, वही पैरों वाली हड्डियां आ गई, ठीक है। ये हड्डियां मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उरोस्थि सबसे लंबी अस्थि होती है, फीमर। टीबिया और फिबुला टार्सल टकनों की अस्थियां होती हैं जिसकी संख्या में 7 होती है। मेटाटार्सल 5 अंगुलियों अस्थियां, फैलेजेंस की संख्या। कप के आकार की एक अस्थि है जिसे पटेला कहते हैं।
जिसे आप ढकनी बोल देते हो, है ना। घुटने के आधार की ओर से ढकती है, घुटना फलक। इसके बाद में है अंश और श्रोणि मेखला। अस्थियां अक्षीय कंकाल तथा क्रमशः अग्र व पश्च पादों के बीच संयोजित होकर संख्या की सहायता करती हैं। प्रत्येक मेखला दो अर्धभाग होते हैं। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक सेक्युला होती है। सेक्युला वक्ष के पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है। ठीक है, ये इसने अस्थियां बताई हैं मोटी मोटी, बस आपको पढ़ना है फटाफट, और कुछ नहीं है, समझा दिया है मैंने सर आपको। वह दूसरे व सातवीं पसली के बीच में स्थित होकर एक बड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि है। चपलों के पृष्ठ भाग त्रिभुजाकार चपटे भाग में को सॉरी भाई स्केपुला के पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग से एक उभार कंटक एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है, जिसे एक्रोमिन कहते हैं। क्लेविकल एक के साथ संयोजित करती है। एक्रोमिन के नीचे एक अवगम जिसे ग्लिनोइड गुहा कहते हैं। ह्यूमरस के शीर्ष के कंधों को जोड़ बनाने के लिए संधि योजित करती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लंबी पतली अस्थि है जिसमें दो वक्र पाए जाते हैं। श्रोणि मेखला में दो श्रोणि अस्थियां होती हैं। प्रत्येक श्रोणि में तीन अस्थियों के संयोजन से बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो श्रोणि अस्थि में तीन अस्थियां होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन अस्थियों के संयोजन स्थल पर एसिटेबुलम होता है जिसे फीमर जुड़ती है। श्रोणि मेखला के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक संलयन बनाते हैं। प्यूबिक जिसे रेशेदार उपास्थि होती है, वहां पर रेशेदार उपास्थि होती है। ये था हमारा कंकाल तंत्र और हमारे शरीर की पूरी अस्थियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब है जॉइंट्स, कि जॉइंट्स कहां कहां होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। संधियां या जोड़ हर प्रकार की गति के लिए आवश्यक होते हैं, अभी बिल्कुल, इससे शरीर की अस्थियां संयोगी होती हैं, चलन गति भी इसका अपवाद नहीं है। जोड़ अस्थियां अथवा एक अस्थि व एक उपास्थि के बीच संधि स्थल है। जोड़ अस्थियों व उपास्थियों, एक अस्थि और उपास्थियों के बीच की संधि स्थल है, यानी कि यह अस्थि को और अस्थि के बीच में भी और अस्थियों और उपास्थि के बीच में भी ये पाया जाता है। जोड़ों द्वारा गति करने के लिए पेशीय जनित बल का उपयोग किया जाता है। कौन सा बल? पेशी जनित बल का उपयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए हाथ की मूवमेंट करते हो, पैरों की मूवमेंट करते हो, तो ये यहां पर जॉइंट्स हैं तभी ये मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहां जोड़ आलंब का कार्य करते हैं। इन जोड़ों पर गति विभिन्न कारकों पर निर्भरता के कारण जोड़ों को मुख्य तीन संरचनात्मक रूपों में वर्गीकृत, जैसे रेशिया, उपास्थियुक्त और साइनोवियल, यानी कि जोड़ों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रेशिया जोड़, उपास्थियुक्त जोड़ और साइनोवियल जोड़। पढ़ते हैं। रेशिया जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते, ये किसी भी प्रकार की गति होने नहीं देते। इस तरह के जोड़ द्वारा कपाल की चपटी अस्थियां जुड़ी रहती हैं, यानी कि सिर में कोई गति हो रही है, इस तरह से सिर की हड्डियां में कोई गति हो रही है भी, हाँ ये आगे वाला भाग अलग हो गया पीछे वाला नहीं, तो इसमें कौन सी जॉइंट्स होता है? रेखीय जोड़, रेशिया जोड़, सॉरी रेखीय नहीं, रेशिया, गति नहीं होने देते। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? कपाल में, जो घने रेशिया संयोजितों की सहायता से सीवन के रूप में कपाल बनाने के लिए संयोजित होते हैं। उपस्थि युक्त जोड़ों में अस्थियां आपस में उपास्थियों द्वारा जुड़ी रहती हैं। कशेरुक दंड में दो निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इस प्रकार के जोड़ सम्मिलित। कशेरुक दंड में उपास्थि युक्त जोड़। तीसरा है साइनोवियल, दो अस्थियों के संधि स्थलों के बीच तरल में भी साइनोवियल गुहा की उपस्थिति होती है। इस तरह की अवस्था से पर्याप्त गति संभव होती है, यानी कि जो हमारे जोड़ों में होती है हाथों पैरों में, वो साइनोवियल जोड़ के कारण ही गति संभव हो पाती है। ठीक है, जोड़ चलन सहित कई गति में सहायता करते हैं। कंदुक खल्लिका संधि हुमरस और अंश मेखला के बीच। कंदुक खल्लिका संधि कहां पर पाई जाती है? हुमरस और अंश मेखला के बीच। कब्जा संधि यानी कि घुटना संधि, ध्रुवार संधि यानी कि पाइवट संधि होती है एटलस और अक्ष के बीच। वी सर्पी संधि ग्लाइडिंग और कार्पस के बीच। सैंडल संधि अंगूठे के कार्पस और मेटाकार्पस के बीच। ये आपको याद रखना है संधियों के प्रकार। अब इसमें कुछ विकार हैं जो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी को संधि को प्रभावित करता है। इससे कमजोरी व कंकाली पेशियों में पक्षघात होता है। पेशीय दुर्पोषण विकारों के कारण कंकाली पेशी को अनुकृपित हासन होने लगता है। अपतानिका शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी। संधि शोध जोड़ों का शोध। अस्थि सुरक्षितता यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थियों के पदार्थों की कमी से अस्थि भंग व प्रबलता होता है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी से इसका सामान्य कारक है। गाउट जोड़ों में यूरिक एसिड के जमा होने से, जिसे आप गठिया वगैरह बोल देते हो, वो चीजें हैं।
तो यहाँ पर हमारा कंकाल तंत्र चैप्टर होता है कंप्लीट। इसको देखने से पहले कंकाल तंत्र वाला जो मैंने आपको करवाया हुआ है उसको आप पूरा देखो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।